हेलो बेटा, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं धातु कर्म। धातु कर्म जो कि राजस्थान बोर्ड में आपके 2 नंबर का ये चैप्टर है। और इसमें बेटा मैं आपको बताऊं कि सभी धातुएं मुक्त या संयुक्त अवस्था में पृथ्वी के गर्भ से ही मिलती हैं। धातुएं हमेशा पृथ्वी के अंदर से ही मिलती हैं, चाहे वो मुक्त अवस्था में हो चाहे वो संयुक्त अवस्था में हो। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि भूगर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में सर्वाधिक रूप से जो पाई जाने वाली धातु है वो है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम पृथ्वी के गर्भ में सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली धातु है। पृथ्वी के गर्भ में सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली धातु वो कौन सी है? वो है एल्यूमिनियम। ठीक है, और दूसरी बात, पृथ्वी के गर्भ में सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली अधातु, पृथ्वी के गर्भ में सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली जो अधातु होती है वो ऑक्सीजन है। ये ध्यान रखिए, ये जीके का क्वेश्चन है एक तरह से। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कोई धातु मुक्त या संयुक्त दोनों ही अवस्थाओं में पृथ्वी के गर्भ में पाई जाती हैं। तो ये जो धातु है पृथ्वी के गर्भ में वो 2 प्रकार से पाई जाती है, 2 रूपों में पाई जाती है। धातुएं हैं 2 रूपों में पाई जाती हैं और इनको कहते हैं मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में, और दूसरी संयुक्त अवस्था में। ठीक है, तो धातुएं जो है पृथ्वी के गर्भ में 2 रूपों में पाई जाती है, एक मुक्त अवस्था में और एक संयुक्त अवस्था में। पहली की बात करते हैं अपन मुक्त अवस्था में। तो देखिए बेटा, मुक्त अवस्था में वे धातुएं जो बहुत ही कम क्रियाशील हो, यानी जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम हो, वो किसी अन्य तत्वों के साथ क्रिया करके कोई यौगिक नहीं बनाती, इसलिए वो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि, ये ऐसी धातुएं हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, दूसरी है संयुक्त अवस्था में, है ना। संयुक्त अवस्था में जो धातुएं क्रियाशील होती हैं वो ऑक्सीजन से, सल्फर से या कार्बन से क्रिया करके कोई न कोई यौगिक बना लेती हैं। तो इस प्रकार की जो धातुएं हैं वो संयुक्त अवस्था में मिलती हैं। जैसे आपके ZnS, ये सल्फाइड के साथ यौगिक बना लिया इसने। कैल्शियम कार्बोनेट, इसने कार्बन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर यौगिक बना लिया, ये धातु है। ये जिंक है। PbS हैं, Al2O3, इसमें एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ यौगिक बना लिया। तो इस तरह से ये धातुएं संयुक्त अवस्था में होती है और ये जो क्रियाशील धातुएं होती है वही संयुक्त अवस्था के रूप में मिलती हैं। क्योंकि जो कम क्रियाशील है, जो लेस रिएक्टिव है, वो तो यौगिक बनाती नहीं, इसलिए वो स्वतंत्र अवस्था में होती है। और जो क्रियाशील होती है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड के रूप में, या सल्फर से क्रिया करके सल्फाइड के रूप में, या अन्य तत्व से क्रिया करके उसी के यौगिक के रूप में मिलती हैं। तो इनको बोलते हैं संयुक्त अवस्था में। ठीक है, तो इस चैप्टर से संबंधित इस वीडियो में मैं जो मुख्य पॉइंट आपको पढ़ाने वाला हूं वो मैं बता दूं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे खनिज, दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे इसमें अयस्क, तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे इसमें आधात्री, और चौथे नंबर पे हम इसमें पढ़ेंगे गालक। ठीक है, ये 4 चीजें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं धातु कर्म से संबंधित। तो देखिए, सबसे पहले मैं लेता हूं खनिज। सबसे पहले मैं लेता हूं खनिज। तो देखिए, खनिज क्या होते हैं? पृथ्वी के गर्भ में धातुएं अन्य तत्वों के साथ मिलकर यौगिक के रूप में पाई जाती हैं, उन्हें खनिज कहते हैं, जो खानों में मिलती हैं, है ना। तो खानों में जो है धातुएं, या पृथ्वी के गर्भ में धातुएं अन्य तत्वों के साथ मिलकर यौगिक के रूप में पाई जाती है, उन्हें खनिज कहते हैं। और दूसरा होता है अयस्क। अयस्क देखिए बेटा, वे खनिज
जिनसे सरल और सस्ती विधि द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती हो उन्हें अयस्क कहते हैं। यानी कि खनिज को ही अयस्क कहा जाता है ना, जिनसे सरल व सस्ती विधि द्वारा, है ना, वे खनिज जिनसे सरल व सस्ती विधि द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त की जाती हैं, है ना, तो उनको बोलते हैं अयस्क। सरल व सस्ती विधि द्वारा शुद्ध धातु में प्राप्त किया जाए, शुद्ध धातु में बदल दिया जाए तो इसको तो बोलते हैं अयस्क, अयस्क, है ना। और जिनसे सरल और सस्ती विधि द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त नहीं की जा सकती है वो खनिज ही रहते हैं। तो खनिज पृथ्वी के गर्भ में जब धातुएं अन्य तत्वों के साथ मिलकर यौगिक के रूप में पाई जाती है उन्हें तो खनिज कहते हैं। और जिन खनिजों से सरल और सस्ती विधि द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है उन्हें अयस्क कहते हैं। तो सभी खनिज अयस्क हो जरूरी नहीं है, क्योंकि सारे खनिजों से सरल और सस्ती विधि द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त नहीं की जा सकती। तो सभी खनिज अयस्क हो जरूरी नहीं है, लेकिन सभी अयस्क खनिज जरूर होते हैं। तो ये सेंटेंस याद रखिएगा आप कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। तो लीजिए बेटा, अब हम बात करते हैं अयस्क की। तो देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अयस्क भी एक प्रकार का खनिज होता है और खनिज में धातु अन्य तत्वों के साथ संयुक्त अवस्था में उपस्थित होती हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम लेते हैं ऑक्साइड अयस्क। कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनमें ऑक्सीजन की प्रतिक्रियाशीलता ज्यादा होती है, बंधुता ज्यादा होती है। तो कुछ धातुएं ऑक्सीजन से जो ज्यादा क्रियाशीलता रखती हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके यौगिक बना लेती हैं, इन्हें ऑक्साइड अयस्क कहते हैं, है ना। तो कुछ ऑक्साइड अयस्कों के मैं उदाहरण देता हूं, ठीक है। Fe2O3 ये आयरन है जो ऑक्सीजन के साथ अयस्क के रूप में है। बॉक्साइट, Al2O3.2H2O ये एल्यूमिनियम है जो ऑक्सीजन के साथ है। तीसरा जिंकाइट, जिंकाइट ये ZnO जिंक है जो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त अवस्था में उपस्थित है, ठीक है। दूसरा है सल्फाइड अयस्क। कुछ धातुओं की जो सल्फर से क्रियाशीलता ज्यादा होती है ना, तो जो कि सल्फर से क्रिया करके सल्फाइड अयस्क बनाती हैं, जैसे कॉपर पाइराइटिस, कॉपर पाइराइट, CuFeS2। ये देखिए, इसमें कॉपर और आयरन दोनों है जो कि सल्फर के साथ कंपाउंड फॉर्म में है, कॉपर पाइराइट। इसको याद रखिएगा, सूत्र पूछे जाते हैं। आयरन पाइराइट, ठीक है, FeS2। तीसरा है गैलेना, गैलेना ये होता है PbS। चौथा है जिंक ब्लेंड, चौथा है जिंक ब्लेंड, ये होता है ZnS, हैं। तो ये हो गए आपके सल्फाइड अयस्क। इसके बाद हम लेते हैं हेलाइड अयस्क, ठीक है। इसमें धातुएं हेलोजन के साथ कंपाउंड फॉर्म में होती हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, एक तो हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर AgCl को कहते हैं हॉर्न सिल्वर। दूसरा है क्रायोलाइट, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं सब लिखवा रहा हूँ, आप इनके एग्जाम्पल जरूर याद कर लें। Na3Al(F6). तीसरा है आपके खनिज लवण, है ना, इसको रॉक साल्ट भी कहते हैं, खनिज लवण जिसको आप साधारण नमक कहते हैं।
और चौथा इसी का उदाहरण है फ्लोरोस्पार, फ्लोरोस्पार CaF2। तो ये बेटा एग्जाम्पल जो है आपको अच्छे से लर्न करने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चौथा है कार्बोनेट अयस्क हैं, इसमें धातुएं कार्बोनेट के रूप में होती हैं, जैसे नंबर 1 आपके लाइमस्टोन हैं, ये होता है CaCO3। दूसरा है आपके डोलोमाइट, ये होता है आपके MgCO3.CaCO3 है ना। इसके अलावा आपके होता है कैलामिन, ये होता है ZnCO3, ठीक है। और इसके बाद सल्फेट अयस्क, नेक्स्ट होता है सल्फेट अयस्क। सल्फेट लवण में जो धातुएं हैं वो सल्फेट के रूप में होती है, जैसे एक तो होता है जिप्सम लवण है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका CaSO4.2H2O। एक होता है एप्सम लवण है, इसका सूत्र होता है आपके MgSO4.7H2O, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होता है नाइट्रोजन अयस्क। इसमें धातुएं जो है वो नाइट्रोजन के साथ मिलकर कंपाउंड फॉर्म में होती है, जैसे नंबर 1 चिली सॉल्ट पीटर, इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर रहा हूं, याद कर लेना। चिली सॉल्ट पीटर NaNO3 को बोलते हैं। दूसरा होता है इंडियन सॉल्ट पीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन सॉल्ट पीटर, ये होता है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को अंडरलाइन कर रहा हूँ, इन पे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सिलिकेट अयस्क। इसमें जो धातुएं हैं वो सिलिकेट रूप में होती हैं, जैसे चीनी मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूछ लिया जाता है इसका फॉर्मूला। तो Al2O3.2SiO2.2H2O, ये चीनी मिट्टी का फॉर्मूला है जिससे कप वगैरह बनते हैं, है ना, क्रॉकरीज वगैरह बनती हैं। इसके अलावा इसी का एग्जाम्पल है टैल्क पाउडर, जो आप पाउडर वगैरह यूज़ करते हैं, उसका फॉर्मूला है ये 3MgO4SiO2.2H2O, है ना, 3MgO.4SiO2.2H2O। ये टैल्कम पाउडर का फॉर्मूला है, जिसका जो पाउडर वगैरह आप यूज़ करते हैं वो उसका बेस इसी से बनता है। ओके, तो अब एक बार मैं फिर से आपको जो इम्पोर्टेंट है उनको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये है ऑक्साइड अयस्क। इसमें देखिए बॉक्साइट, ये इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला ज़रूर याद कर लें। और ये सब ऑक्सीजन के साथ जो धातुएं मिलकर अगर ऑक्सीजन के साथ कोई कंपाउंड फॉर्म में होती है तो उनको ऑक्साइड अयस्क बोलते हैं। नेक्स्ट है सल्फाइड अयस्क। अगर धातुएं सल्फर के साथ क्रिया करके कंपाउंड फॉर्म में होती है तो उनको सल्फाइड अयस्क बोलते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉपर पायराइट, इसका फॉर्मूला ज़रूर याद कर लें। जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला, गैलेना का, इनका ज़रूर याद कर लें। अंडरलाइन जो कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरा हैलाइड अयस्क। अगर मान लीजिए धातुएं हैलोजन के साथ कोई क्रिया करके यौगिक के रूप में होती है तो उनको हैलाइड अयस्क बोलते हैं। हॉर्न सिल्वर इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्रायोलाइट बहुत अच्छे से काम में आएगा आपके। फ्लोरोस्पार, इनको अच्छे से याद कर लें। कार्बोनेट अयस्क में ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, डोलोमाइट और लाइमस्टोन हैं। अगर धातुएं कार्बोनेट की फॉर्म में होती है तो वो कार्बोनेट अयस्क होते हैं। सल्फेट अयस्क में दो एग्जाम्पल है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इनके फॉर्मूले लर्न करने हैं। नाइट्रोजन अयस्क में चिली सॉल्ट पीटर और इंडियन सॉल्ट पीटर दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद करना है। सिलिकेट अयस्क में देखिए चीनी मिट्टी जो आप क्रॉकरी यूज़ करते हैं उसका फॉर्मूला ये है, और टेल्क पाउडर जो पाउडर वगैरह आप यूज़ करते हैं गर्मियों में उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब देखिए दो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, खनिज अयस्क।
तीसरे नंबर पे अब हम पढ़ते हैं आधात्री। आधात्री तो बेटा जो ओर्स के साथ या अयस्कों के साथ जो अवांछित पदार्थ होते हैं उनको आधात्री कहते हैं। इसे अशुद्धियां भी कहते हैं, अशुद्धियां। और इंग्लिश में इनको गैंग भी कहते हैं, गैंग। ठीक है। और ये जो अशुद्धियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं। ये अशुद्धियां जो है वो दो प्रकार की होती है, एक अम्लीय आधात्री और दूसरी होती है क्षारीय आधात्री। तो अम्लीय आधात्री जो होती है वो अधातु ऑक्साइड होते हैं और क्षारीय आधात्री में धात्विक ऑक्साइड होते हैं जो अशुद्धि के रूप में अयस्क के साथ उपस्थित होते हैं। ठीक है। तो ये हो गई आधात्री। तो आधात्री में से कुछ आधात्री तो ऐसी होती है जैसे कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बजरी, इस तरह की, तो उनको तो अपन इजी प्रोसेस से अपन कैसे दूर करते हैं अपन आगे पढ़ेंगे। और कुछ आधात्रियां ऐसी होती है जो सामान्य इजी प्रोसेस से दूर नहीं होती है, उनको विशेष विधियों द्वारा दूर किया जाता है। उनको दूर करने के लिए गालक का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं गालक। थर्ड पॉइंट पे लेते हैं हम गालक। गालक बेटा वे पदार्थ, देखिए जैसे अभी मैंने बताया था कि अशुद्धियां दो प्रकार की होती है, अम्लीय अशुद्धियां और क्षारीय अशुद्धियां हैं। तो इन अशुद्धियों में देखिए कुछ तो कंकड़, पत्थर होते हैं जो इजीली आसानी से दूर कर दिए जाते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ अशुद्धियां ऐसी होती है जो आसानी से दूर नहीं होती है, उनको दूर करने के लिए गालक का यूज करते हैं। गालक जैसा नाम से ही पता चल रहा है, गलाने वाला। कुछ अशुद्धियां ऐसी होती है जो अगलनीय होती हैं, यानी वो आसानी से मेल्ट नहीं होती, तो उनको मेल्ट करने के लिए, उनको गलाने के लिए गालक का यूज करते हैं। जब गालक डालेंगे तो गालक उन अशुद्धियों को गलाकर उनके साथ क्रिया करके एक गलनीय पदार्थ बनाता है जिसे धातु मल या कीट कहते हैं। ठीक है। तो जैसे गालक प्लस आधात्री मिलकर बनाते हैं धातुमल, हैं धातुमल, या इसको कीट भी कहते हैं। और ये नीचे जमा हो जाता है, इनको अलग कर लेते हैं और अयस्क अलग हो जाता है। तो इस प्रकार गालक जो है वे पदार्थ होते हैं जो किसी अगलनीय अशुद्धि को गलाकर एक गलनीय पदार्थ में बदल देता है, उससे क्रिया करके। इसको धातुमल, ये गलनीय पदार्थ जो है वो धातुमल या कीट कहलाता है। ठीक है। और ये गालक भी फिर दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। अगर अशुद्धि अम्लीय होती है तो क्षारीय गालक का उपयोग करते हैं। क्षारीय गालक के रूप में धातु ऑक्साइड हो जाएंगे, जैसे SiO2, ये अम्लीय अशुद्धि है, अम्लीय अशुद्धि है, हैं। इसको दूर करने के लिए क्षारीय गालक का यूज करना पड़ेगा आपको। तो जैसे मान लीजिए CaO, ये है आपका क्षारीय गालक। ठीक है। तो जैसे ही इससे क्रिया करेगा तो कैल्शियम सिलिकेट बना देगा, CaSiO3। ठीक है। तो ये कैल्शियम सिलिकेट, ये धातुमल है, धातुमल या कीट। ठीक है। या इसको कीट भी कहते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से इसको, ये गलनीय पदार्थ है जिसको अलग कर लिया जाता है। तो इसी प्रकार अगर अशुद्धि क्षारीय हो तो अम्लीय गालक का यूज करते हैं। तो इसका ये रिवर्स हो जाएगा। कहने का मतलब अशुद्धि ही गालक भी हो सकती है और गालक भी अशुद्धि। तो देखिए बेटा, इस वीडियो में हमने अभी तक वो टॉपिक पढ़े हैं, वो वोकैबुलरी पढ़ी है जो इस पूरे चैप्टर में हमारे काम में आने वाली है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा खनिज
खनिज किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा अच्छे से देख लीजिए। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा अयस्क हैं, और अयस्क के बारे में मैं एक बार फिर से बता दूं आपको कि अयस्क किसे कहते हैं। डेफिनेशन तो खैर आपको लर्न करनी ही करनी है, बाकी जो मैंने इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल बताए हैं उन्हें ज़रूर याद कर लेना। वो एग्जाम्पल अगर आपको याद हो गए तो ये पूरा चैप्टर आगे आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन एग्जाम्पल अगर आपके अयस्क के सूत्र वगैरह याद नहीं हुए तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो आप इन्हें याद कर लीजिए। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा आधात्री हैं, आधात्री के बारे में भी आपने पढ़ लिया। चौथे नंबर पे हमने पढ़ा गालक हैं। तो ये जो वोकैबुलरी है ऐसी, ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जिनको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ये पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत आगे इजी हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा आपको कि इन चारों पॉइंट को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, ताकि चैप्टर का जो आगे वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अगले वीडियो में हम धातु कर्म के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।